कोटा में क्रांति 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का आदेश मिला। तदनुसार कोटा महाराव के वकील मेजर बर्टन को लेने के लिए नीमच पहुंचे। 5 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ कोटा के लिए रवाना हुए। मेजर बर्टन की पत्नी और उनकी पुत्री व उनके 3 पुत्र नीमच में ही रुक गए। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचे। उसी दिन दिल्ली का पतन हुआ और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस अवसर पर महाराव कोटा को तोपों की सलामी दी गई। दूसरे दिन कोटा महाराव ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट से मिलने उनके निवास स्थान पर गए और उसी दिन शाम को पॉलिटिकल एजेंट को अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराव से मिलने आए। ऐसा विश्वास है कि किया जाता है कि अपनी बातचीत के दौरान पॉलिटिकल एजेंट ने महाराव से अनुरोध किया कि वह कुछ समय सहयोगियों को पदमुक्त कर दे, परंतु 15 अक्टूबर को कोटा महाराव की 2 पलटनों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मेजर बर्टन उनके दोनों पुत्र एक असिस्टेंट सर्जन और एक स्थानीय क्रिश्चियन डॉक्टर की हत्या कर दी। यही नहीं, मेजर बर्टन का सिर काट दिया और क्रांतिकारी अपने साथ लेते गए। क्रांतिकारियों का जनता ने भी सहयोग दिया और उसे जन आंदोलन के रूप दिया गया। कोटा के क्रांति जयदयाल मथुरा के मेहराब खां के महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रिटिश सेनाओं के पीछे हटना पड़ा। 5 महीने तक लगातार कोटा के क्रांतिकारियों का आधिपत्य रहा। ऐसा माना जाता है कि मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव का भी हाथ था। संभवतः इसलिए मेजर बर्टन को नीमच से वापस बुलाया गया था, परंतु इसके विपरीत ब्रिटिश एजेंट मेजर बर्टन की हत्या की जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी की गई, जिसमें अपनी रिपोर्ट ने कोटा महाराव को मेजर बर्टन की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। संभवतः यही कारण है कि एजेंट गवर्नर जनरल ने महाराव पर 15 लाख रुपए का जुर्माना करने की सिफारिश की, परंतु इसके बावजूद महाराव को ब्रिटिश सरकार ने दोष मुक्त ठहराया। उधर महाराव कोटा ने अपने आप को इस घटना से बिल्कुल अलग बताया। उन्होंने मेजर बर्टन का नृशंस हत्या का दुख प्रकट करते हुए ब्रिटेन से क्षमा याचना की। साथ ही उन्हें ब्रिटेन से यह भी अनुरोध किया कि कोटा से क्रांतिकारियों को हटाने में ब्रिटिश सैनिक सहायता तुरंत भेजे। वास्तविकता यह थी कि कोटा पर पूर्णतः क्रांतिकारियों का नियंत्रण था और कोटा महाराव एक प्रकार से अपने ही किले में बंदी थे। अंततः मार्च 1858 को मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 5500 सैनिकों की एक टुकड़ी क्रांतिकारियों का सफाया करने के लिए भेजी गई। 29 मार्च को नगर पर आक्रमण आरंभ हुआ, परंतु क्रांतिकारी बच निकले और उनका केवल एक सैनिक हरदयाल मारा गया। क्रांतिकारी ब्रिटिश सैनिकों ने गोलीबारी की सहायता से नगर में प्रवेश किया। वे अत्याचार किए और समूचे नगर को धूर्त कर दिया। मेवाड़ ठिकाने का अप्रत्यक्ष सहयोग। अंग्रेजी सरकार ने मेवाड़ के सामंतों के प्रभाव और परंपरागत अधिकारों को कम कर दिया था। नसीराबाद सैन्य विद्रोह की सूचना उदयपुर पहुंची और वहां भी जनता ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भावना प्रदर्शित की। अंग्रेज कैप्टन चार्ल्स को कठोर शब्द कहे। सलुम्बर ठाकुर, कुशाल सिंह व कोठरिया के रावत जोत सिंह ने मारवाड़ में अंग्रेज विरोधी अहुआ ठाकुर और सैनिकों की भी सहायता की। तात्या टोपे को भी रसद देकर सहायता की, परंतु मेवाड़ के सामंत अंग्रेजी सेना के बढ़ते दबाव, धमकियों और कठोर दमन नीति के कारण प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं कर पाए। अन्य राज्यों का योगदान जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर आदि राज्यों में भी अंग्रेज विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। भरतपुर की सेना, गुज्जर व मेव जनता ने भी खुलकर विद्रोह में भाग लिया। जयपुर की जनता के रास्ते से गुजरती अंग्रेजी सेना को अपमानित कर अंग्रेजी विद्रोह की भावना व्यक्त की। टोंक के नवाब की सेना ने भी विद्रोह किया, बकाया वेतन वसूला और दिल्ली गए। तात्या टोपे का राजस्थान में ठहराव। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे का जनता राजस्थान आगमन महत्वपूर्ण घटना है। तात्या टोपे भी इस यात्रा में जागीरदार सैनिकों तथा जनसाधारण में उत्तेजना का संचार किया। ग्वालियर में असफल होने पर तात्या टोपे सहायता की आशा में हाड़ौती होते हुए जयपुर की ओर बढ़े। सहायता न मिलने पर वह लालसोट होते हुए टोंक आए। ब्रिगेडियर होम्स उनका पीछा कर रहा था। टोंक में सेना का उनका समर्थन किया। यहाँ से सलुम्बर चला गया। सलुम्बर के रावत ने उनकी सहायता की। कोटा को तात्या टोपे ने 9 अगस्त 1858 को हराया व 5 दिन के बाद बनास नदी के तट पर पुनः तात्या टोपे की पराजय हुई। इसके बाद तात्या टोपे हाड़ौती आ गए। इससे सने झालरापाटन पर भी अधिकार कर लिया। स्थानीय जनता ने उसे पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन इसके बाद सितंबर माह में अंग्रेजों ने उसे 2 बार हराया। विवश तात्या टोपे ने राजस्थान से चला गया। दिसंबर 1858 को तात्या टोपे पुनः राजस्थान आया और बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। यहाँ उसे पूरी सहायता दी गई। तात्या टोपे दौसा तथा सीकर भी आया। यहाँ अंग्रेजी सेनाओं ने उसे पराजित कर खदेड़ दिया। नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात करके तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दी गई। क्रांतिकारियों का अविस्मरणीय योगदान। सन 1905 को बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने स्वीकार न करते हुए दमन चक्र तेज कर दिया। देशी राज्यों ने भी अंग्रेजी रुख को देखते हुए अपनी रियासतों में
सभी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अपना शिकंजा कस दिया। राजस्थान क्षेत्र में जहां राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायित्वहीन नौकरशाही पर आधारित थी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था सामंतवाद पर टिकी थी। ऐसी परिस्थितियों में आर्य समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में राजनीतिक चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी। बंगाल में सक्रिय इन क्रांतिकारियों ने राजपूताना में भी संपर्क स्थापित करके अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार किया। इन क्रांतिकारियों ने विजय सिंह पथिक, पंडित अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, राव गोपाल सिंह खरवा आदि का प्रमुखता से लिया जा सकता है। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व करता। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। बिजोलिया आने से पूर्व वे क्रांतिकारी थे। वे रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। रास बिहारी बोस ने देशव्यापी क्रांतिकारी के लिए उन्हें राजस्थान भेजा, किंतु क्रांति असफल होने के कारण वे पकड़े गए और टॉडगढ़ की जेल में बंद किए गए। छूटने के बाद वे चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में बस गए। उन्होंने ही बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। कृषकों की समस्याओं का उन्होंने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित किया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन भी अजमेर से शुरू किया। 1922 में पथिक जी के प्रयासों से कृषकों व प्रशासन के बीच समझौता हुआ। बिजोलिया का आंदोलन जब बेगू फैला तो पथिक ने वहां के आंदोलन की भी बागडोर संभाली और उन्हें 3 साल के लिए कारावास की सजा दे दी। कारावास से छूटने के बाद वे निर्वासित कर दिए गए। 1927 में जब बिजोलिया की मालभूमि छोड़ने का प्रश्न उठा तो पथिक जी ने कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी। वे संभवतः बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को भाप नहीं पाए। भूमि जब्त होने पर किसानों का मनोबल टूटा और पथिक जी के हाथों में नेतृत्व निकलकर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरित हो गया। पंडित अर्जुनलाल सेठी 1880 ईस्वी में जयपुर में जन्मे। अर्जुनलाल सेठी प्रारंभिक काल में चोमो ठिकाने के कामदार नियुक्त किए गए, किंतु देशभक्ति की भावना के कारण उन्होंने पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने 1906 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसके तत्वाधान में जैन वर्धमान पाठशाला स्थापित की गई। 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की भी स्थापना की गई। 1908 में जयपुर में स्थानांतरित कर दी। अर्जुनलाल सेठी ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया। 1907 में सूरत कांग्रेस में भी भाग लिया। धीरे धीरे वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र बन गया। 12 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स को जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना के पीछे रूपरेखा सेठी की ही थी। इस घटना के मुख्य आरोपी जोरावर सिंह बारहट सेठी के ही शिष्य थे। 20 मार्च 1913 को आरा के हत्याकांड में भी सभी आरोपी सेठी जी के घनिष्ठ थे। इस प्रकार राजपूताना की क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालक सेठी जी थे। तत्कालीन एजीजी सी आर्मस्ट्रांग ने 1914 में जयपुर सरकार को सेठी जी की गतिविधियों के बारे में सावधान किया। उसके जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कांगोरी कांड में मुख्य आरोपी अशफाक उल्लाह खां, जो कि सेठी ने ही राजस्थान में छुपाया था। लंबे समय तक आरा हत्याकांड व दिल्ली षड्यंत्र के आरोप में वे नजरबंद रहे। बंदी बनाकर उन्हें वेलूर मद्रास प्रेसिडेंसी भेजा गया, जहां दुर्व्यवहार के कारण 70 दिन अनशन पर रहे। जब 1919 में वे रिहा हुए तो 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस के सफल बनाने में जुट गई। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को समर्थन देना आरंभ किया। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण 1921 में वे पुनः बंदी बनाए गए। 1930 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन में वे राजपूताना के प्रांतीय डिक्टेटर नियुक्त किए गए। 1934 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारतीय प्रांत कांग्रेस कमेटी के प्रांतपति चुने गए थे। नीति संबंधी मतभेदों के चलते उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया।